हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर जंक्शन। आज हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हम इसको दो पार्ट में और काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। तो आंसर इज द these rights in the Indian Constitution are guaranteed and protected by our Constitution, which is the fundamental law of the country। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड। किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन उस लैंड का हाईएस्ट लॉ होता है। नेक्स्ट थिंग इज दैट दे आर so fundamental that they are very essential for the development of an individual in all aspects। सभी एस्पेक्ट्स में बहुत ज्यादा जरूरी है, लाइक मटेरियल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल। ये सारे मतलब एक ह्यूमन डिग्निटी या किसी भी एक इंडिविजुअल के पूरे डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप नाम देख के ही समझ सकते हैं। राइट टू इक्वलिटी हो गया, फ्रीडम हो गया, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो गया, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया। ये सब चीजें बहुत ज्यादा बेसिक हैं एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए। इसलिए इनको फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इसमें किसी का भी आपका हनन होता है, ठीक है, कोई भी आपसे टेक अवे किया जाता है, तो आप इसके लिए डायरेक्ट जिला जिला न्यायालय या हाई कोर्ट नहीं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। तो भी हम डिटेल में देखेंगे। तो पहले इसमें याद क्या क्या रखना है आपको, आर्टिकल्स एग्जैक्टली आपको याद होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक के फंडामेंटल राइट्स कवर हो रहा है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट आर्टिकल 12 टू 35, ये आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। सेकंड सेकंड थिंग पार्ट 3, ठीक है, पार्ट 3 में कवर है आपका फंडामेंटल राइट्स। अभी एट प्रेजेंट 6 फंडामेंटल राइट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, इसमें हो गया आपका राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 टू 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट 29 30 एंड 31 को हटा दिया गया है, वो देखेंगे। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दैट इज आर्टिकल 32। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है यहाँ पे, इसको आराम से अपन डिटेल में देखेंगे आर्टिकल 32 में क्या क्या दिया हुआ है। अब यहाँ देख लीजिए, ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स 7 फंडामेंटल राइट्स। अगर एक स्टेटमेंट आता है तो बिल्कुल सही है। ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स था, इंक्लूडिंग 6 मेंशन अबव एंड द राइट टू प्रॉपर्टी। ये आप नाम याद रखिए। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 में भी था और आर्टिकल 19 एफ में भी है। हाउएवर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, आजकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कारण जो इंपॉर्टेंट है खासकर डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट से जो रिलेटेड है उनको आपको याद रखना बिल्कुल जरूरी है। तो उसमें आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था और उसे एक लीगल राइट बना दिया गया। याद रखिए प्रेजेंट स्टेटस, डायरेक्ट यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था प्रेजेंट स्टेटस क्या है अभी राइट टू प्रॉपर्टी का, ठीक है, और अंडर आर्टिकल 300 ए में, ठीक है, पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया है। ठीक है, तो एट प्रेजेंट आपके पास अभी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ये बिल्कुल याद रखना है, आर्टिकल वाइज आपको इसका याद रखना है। और आर्टिकल 12 से 35 तक है पार्ट 3 में। ठीक, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले साइलेंट फीचर्स देख लेते हैं। देखो लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है नो डाउट कॉन्स्टिट्यूशन की, लेकिन उसको अगर आप थोड़ा समझ के चलते हैं तो आपसे क्वेश्चन आराम से निकल जाए। ठीक है, साइलेंट फीचर्स में क्या क्या है आपका, सम ऑफ दीज आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन। ठीक है, सिर्फ सिटीजन जो यहाँ के सिटीजन है, ठीक है, मतलब इंडियन जो भारत के नागरिक हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए अवेलेबल है। वाइल सम अदर्स आर अवेलेबल टू ऑल पर्सन, वाइल सिटीजन, फॉरेनर और लीगल पर्सन लाइक कॉर्पोरेशन, कंपनी, इन सभी के लिए। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल ओनली फॉर द सिटीजन, नो, सम ऑफ देम अवेलेबल फॉर द अदर सिटीजन, फॉरेनर, लीगल पर्सन, सभी के लिए। देखेंगे कौन सा किसके एप्लीकेबल है किसके में नहीं। दीज आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। अब देखो बात आ गई, एक एब्सोल्यूट हो गई और एक क्वालिफाइड आ गई। ठीक है, आगे देखते हैं। विच मीन्स स्टेट कैन इम्पोज रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन दैट द बैलेंस, दिस बैलेंस इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सोसाइटल नीड्स। ठीक है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर ये क्वेश्चन आपको आता है कि क्या स्टेट बिल्कुल भी करब नहीं कर सकता, जो लिखा है वही लिखा है, उसको कभी भी पार्लियामेंट या स्टेट गवर्नमेंट कभी भी कर्व नहीं कर सकती, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। दीज आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। ठीक है, ऑल दीज राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट आर्बिट्री एक्शन ऑफ स्टेट। ठीक है, स्टेट के आर्बिट्री एक्शन के लिए बनाए गए हैं। मतलब आपके साथ किसी को भी पकड़ के जेल में ना डाल दिया जाए या किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए, इस कारण
आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट के लिए मेजर जो हैं उसके लिए, हाउएवर सम ऑफ देम आर आल्सो अवेलेबल अगेंस्ट एक्शन ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल। ठीक है, जैसे अनटचेबिलिटी हो गया, आप किसी के साथ अनटचेबिलिटी छूआछूत कर रहे हो तो ये प्राइवेट इंडिविजुअल में भी अप्लाई होगा, आर्टिकल 17 में जो दिया हुआ है, ठीक है। सम ऑफ दीज आर नेगेटिव इन कैरेक्टर, बस दे प्लेस रिस्ट्रिक्शन ऑन अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। ठीक है, जहाँ पे स्टेट की अथॉरिटी को करप्ट करेगा उसको हम बोलेंगे नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है, while other are positive in nature as they confer certain privileges on individual। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव का ये कंसेप्ट रहता है पॉलिटिकल साइंस में, ये थ्योरी है, पॉजिटिव इन कैरेक्टर नेगेटिव इन कैरेक्टर, देखेंगे आगे इसको भी। दीज राइट्स आर इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स अलाउइंग सिटीजन टू सीक लीगल रेमेडीज इफ दीज राइट्स आर वायलेटेड। ठीक है, यही मैंने आपको बात बोली, आप डायरेक्ट जा सकते हैं। This ensures that individual have access to justice and can hold the government accountable for its action। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं आर्बिट्री एक्शन ऑफ स्टेट के अगेंस्ट तो है ही, ठीक, उन्हीं चीज की बात कर रहा है। These rights are protected and safeguarded by the Supreme Court। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आपकी सबसे बड़ी कोर्ट है पूरे देश की। Hence, aggrieved person जिसको भी हानि हुई है can directly proceed to the Supreme Court without necessary applying against judgment of high courts। मतलब आप अगर जनरली ये क्या होता है, आपका कोई सा भी केस हो गया, अगर फंडामेंटल राइट से अलग कोई केस है, ठीक है, तो आपको पहले एक लेयर बाय लेयर आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, आप पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएँगे, फिर आप हाई कोर्ट में जाएँगे, अगर वहाँ पे भी आपका सुनवाई ठीक से नहीं होती, तब आप सुप्रीम कोर्ट में जाएँगे। बट फंडामेंटल राइट्स के अगर आपका कुछ हनन होता है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहाँ आपको लग रहा है, आप वहाँ जा सकते हैं। These rights are not considered sacrosanct or permanent। ठीक है, ये वर्ड बिल्कुल ध्यान रखना कि बार-बार केशव नंदा भारती केस जो है, ठीक है, ये भी आप याद रखना, सबसे बड़ा केस है, 24 अप्रैल 1973। ठीक है, यह जो केस है आपका केशव केशव नंदा भारती केस का, उसी में ये आपका जजमेंट आया था। दीज आर नॉट परमानेंट, दे कैन बी अमेंडेड। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना, दे कैन बी अमेंडेड टू द बाय पार्लियामेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस प्रोवाइडेड सच अमेंडमेंट डू नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये केशवानंदा भारती केस जो है उसी में ये इसी में ये डिफाइन किया था, टर्म लेके आया गया था, एक्चुअल में डिफाइंड नहीं है। बहुत सारे टर्म्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है, लाइक अनटचेबिलिटी क्या है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है। ठीक है, ये सब चीजें डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट इसको सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हो गया, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, ठीक है, और डेमोक्रेसी हो गया, ये सारे आपके बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो ये आपके साइलेंट फीचर्स थे। तो अगर क्वेश्चन आता है, देखो, दे आर नॉट कंसिडर्ड सैक्रोसेंट और परमानेंट। ठीक है, तो इनको अमेंड किया जा सकता है, ये चीजें याद रखना आपको। जैसे आर्टिकल 368 हो गया और आर्टिकल 13 की बात तो अभी मैं करूंगा ही, आर्टिकल 368 हो गया आपका, है ना। तो ये जो है, इसमें लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे करना है। तो इसमें आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, उसके थ्रू आप फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हैं, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर का डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, ये केवल पार्लियामेंट ही अमेंड कर सकती है। ऐसा नहीं कि स्टेट की लेजिस्लेचर का अगर स्टेटमेंट देता है, आजकल पॉलिटी में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट और थोड़ा-सा घुमा-फिरा के दे रहा है। अगर उसने स्टेटमेंट लिखा कि स्टेट लेजिस्लेचर कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, तो ये गलत है। ठीक है? पार्लियामेंट को ही राइट है फंडामेंटल राइट्स को चेंज करने का, ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। ठीक है? अब देखते हैं आर्टिकल 12 की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 12 आपका डिफाइन करता है स्टेट के बारे में। ठीक? यही चीज़ आपका डीपीएसपी में अगर देखोगे, ठीक है? डीपीएसपी आपका 36 से चालू होगा 51 तक, ठीक? तो इसमें भी आपका स्टेट डिफाइन किया गया है और स्टेट दोनों में ही सेम है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि द स्टेट डिफाइंड इन द फंडामेंटल राइट्स आर सेम डिफाइंड इन द डीपीएसपी, तो बिल्कुल सही है, ठीक है? जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, वही कंसीडर करता है, ठीक है? तो स्टेट किसको बोल रहा है ये? पार्ट 3 के लिए यहाँ लिखा है, लेकिन पार्ट 4 के लिए भी वो सेम ही है, ठीक है? पार्ट 4 में आपका क्या-क्या दिया हुआ है? डीपीएसपी दिया हुआ है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिया हुआ है 51 ए में। अकॉर्डिंग टू द स्टेट में क्या-क्या इंक्लूड होगा? गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया दैट इज़ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट दैट इज़ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है? तो ये हो गया आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हो गया आपका स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज़ आ गई, ठीक है? म्युनिसिपल, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ठीक है, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, ये सारे आपका स्टेट ही स्टेट है। ऑल अदर अथॉरिटीज
दैट इज स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज लाइक ये जो कंपनीज है LIC हो गई, ONGC, सेल, ठीक है, ये सभी आपका स्टेट में ही काउंट होगा। मतलब इनमें से किसी ने भी आपके साथ अगर गलत किया तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट्स में कोई अफेक्ट आता है, ठीक। और ये याद रखना, BCCI जैसे आप जानते ही हो, IPL तो देखते रहते हो, आई इज नॉट, ठीक है, ये बस एक्सेप्शन है, ये कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है वो, ठीक। तो उसको स्टेट में नहीं काउंट करते, ये बात आप बस याद रखना, BCCI का बस ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 13, लॉ इनकंसिस्टेंट विद द और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। मतलब क्या होगा, ठीक है, कि पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया और वो फंडामेंटल राइट्स को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर सकती है, ठीक। फिर देखते हैं आर्टिकल 13 प्रोवाइड्स दैट ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन विद एनी फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड, ठीक है, ये बात बिल्कुल याद रखना। आर्टिकल 13, दिस प्रोविजन अंडर आर्टिकल 13 एक्सप्रेसली प्रोवाइड्स फॉर द डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। 9 शेड्यूल में भी देख लेंगे क्या है जुडिशियल रिव्यू, कब से निकाला गया। ये इंडियन सुप्रीम कोर्ट का ही एक इनोवेशन है कि किसी भी केस को अपने अंडर में लेके सुप्रीम कोर्ट देख सकता है अगर उसमें किसी भी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है या फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैज बीन कन्फर्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट, ये आर्टिकल नंबर दोनों याद रखना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 226, ठीक है, 226, ये दोनों बिल्कुल याद रखना, आर्टिकल बार बार आता है, ठीक है। तो किसके अंडर में देखेगा, तो ये जो पावर दिया गया है आर्टिकल 32 दिया गया है और इसमें आर्टिकल 2, द टर्म लॉ, अब ये लॉ को भी डिफाइन करता है। एक चीज तो ये बताएगा कि कौन-कौन से एक्ट जो पार्लियामेंट ने बनाया है, उसको हम नल एंड वॉइड कर सकते हैं, उसके बारे में बात कर रहा है। दूसरा लॉ, लॉ की डेफिनेशन इसने बताया है, ठीक है। परमानेंट लॉ इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर भी ऐसा कोई लॉ बना रहा है जिससे फंडामेंटल राइट्स में इफेक्ट हो रहा है तो उसको स्ट्राइक डाउन कर देगा। टेम्परेरी लॉ लाइक ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस का देखेंगे पार्लियामेंट में क्या होता है, ठीक है, बाय प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नर। स्टैट्यूटरी इंस्ट्रक्शन लाइक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है। ऑर्डिनेंस, डेलीगेट लेजिस्लेशन ये होता है कि जैसे आपने एक फ्रेमवर्क बना के दे दिया, ठीक है, कि हमको इसके अंडर में लॉ चाहिए, उसके बाद आप जिस भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लीगलाइज कर रहे हैं कि लॉ बनाने के लिए, वो बाकी उसका बॉडी बनाएगी, ठीक है। ये आपका लॉ है, ठीक है, इसको डेलीगेट लेजिस्लेशन बोलते हैं, ठीक है। ऑर्डिनेंस जो होता है, ऑर्डिनेंस का देखेंगे आर्टिकल 1 टू 3 में, 1 टू 3 यहीं याद कर लो आर्टिकल, ये प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है 1 टू 3, ठीक है। इसमें ये क्या होता है कि आपका जैसे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के 2 सदन है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, ठीक है। दोनों ही जब आपके बैठक नहीं हो रही हो, ठीक है, सेशन में ना हो, ठीक है, या कोई भी एक, देखो, किसी भी बिल को किसी भी बिल को एक्ट बनाने के लिए दोनों सदनों से पास होना ज़रूरी है। ठीक है? मनी बिल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑर्डिनरी ब बिल की बात कर रहा हूँ। ठीक? तो अ, लोकसभा में आया तो पहले वहाँ पास होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट उस पे साइन कर देगा। ठीक है? दोनों में से अगर एक भी नहीं है सेशन में, तो वो बिल एक्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है? तो अगर ऐसे समय में, क्योंकि 3 सत्र होते हैं, बजट हो गया, मानसून हो गया और ये विंटर हो गया, 3 सेशन होते हैं। तो अगर दोनों में से कोई एक भी सेशन में नहीं है, उस टाइम पे प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि वो इमरजेंसी सिचुएशन देख के कोई ऑर्डिनेंस निकाल दे, ठीक है? उस लॉ से रिलेटेड। बाद में पार्लियामेंट जैसे ही लगती है, ठीक है? उस बिल पे या उस ऑर्डिनेंस पे बैठक होती है और उस पे डिस्कशन होता है और उसको पास किया जाता है। नहीं तो वो 6 महीने या जो भी टाइम पीरियड उसका देखेंगे, ठीक है? सेशन बनने के बाद उसको पास करना ज़रूरी होता है, नहीं तो वो लैप्स हो जाता है। दैट इज़ ऑर्डिनेंस। ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन और नोटिफ़िकेशन, ठीक? कोई भी आप निकाल रहे हैं और अगर वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है, तो उसको आप नल एंड वॉइड कर सकते हो। नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉ लाइक कस्टम लॉ, ठीक है, यूजर्स हैविंग फोर्स ऑफ लॉ, ऐसा कोई भी चीज़ अगर हो रही है, जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रही है, तो नल एंड वॉइड कर सकता है सुप्रीम कोर्ट आराम से, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं राइट टू इक्विलिटी, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 14 से 18। अब ये सब चीज़ें अगर गलत कर रहे हो, ठीक है, कोई से भी एग्जाम में, एसएससी में हो गया या रेलवे आरआरबी का भी आने वाला है, तो ये सब किसी भी एग्जाम में अगर आप फंडामेंटल राइट्स भी अगर आप गलत कर रहे हो, तो ये तेरी मिस्टेक है, मतलब आप बहुत लोग से पीछे हो जाएँगे। इस कारण एग्ज़ैक्टली आर्टिकल याद रखना, ठीक? तो इसमें पहली बात है इक्विलिटी बिफोर लॉ,
एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ, ठीक, आर्टिकल 14 ये बोलता है, ठीक है। अगर डायरेक्ट पूछता है किसमें दिया हुआ है, तो आर्टिकल 14 में दिया हुआ है। फिर ये क्या बोल रहा है, दिस प्रोविजन इंश्योर्स दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इट प्रोहिबिट्स आर्बिट्री डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। देखो, राइट टू इक्वलिटी है, डिस्क्रिमिनेशन को हटाने की ही कोशिश करेगा बाय द स्टेट एंड गारंटीज इक्वल ट्रीटमेंट अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंस। देखो, चीजें उतनी सिंपल भी नहीं है जितनी समझ रहे हो, ठीक है। लेकिन जो वन लाइनर जो हो रहा है, आपका पेपर जो आ रहा है, देखो आपको लिखना तो है नहीं, आपको टिक ही करना है। उतना ज़्यादा इसकी फिलॉसफी में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। और इसका भी अगर आप देखोगे, इक्वलिटी बिफोर जो ला है, ये एवी डाइसी ने दिया है, ठीक है। ये एक ब्रिटिश जूरिस्ट थे। पहले क्या होता था, जैसे ब्रिटिश को अगर आप देखोगे, तो अभी जैसे क्वीन है वहाँ पे, ठीक है, पहले जैसे मान लो बहुत सारे उसमें किंग होता था, जैसे अशोक को ले लो इंडियन उसमें, ठीक है, किंग है, तो किंग ने जो बोल दिया वही लॉ है, ठीक है। तो वही लॉ होता था, किंग इज द लॉ, ठीक। बट इस चीज को एविडाइसी ने अलग बताया और बोला कि लॉ इज द किंग, लॉ इज द किंग, ठीक है। ये जो कंसेप्ट है, इसको बोलते हैं इक्विलिटी बिफोर लॉ, ठीक। नेक्स्ट है आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक। मतलब इसमें लॉ को सुप्रीम किया गया है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये आपका अमेरिकन कंसेप्ट है, याद रखना, कई बार आ जाता है, ठीक है। आजकल थोड़ा सा अंदर घुस के पूछने लगे। ये आपका ब्रिटिश कंसेप्ट है, ये आपका अमेरिकन कंसेप्ट है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका एक प्रोवर्ब भी आपका रख लो, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, ठीक है, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, बट अलाइक शुड नॉट बी ट्रीटेड लाइक, ठीक है। मतलब जैसे बाद में जो भी बात होगी ना, कि हमको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, या हमको गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन देना है, ये सब का बेस ये आर्टिकल 14 ही बनाएगा, ठीक। जैसे आपका एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन है कोई, एक एक बैकवर्ड सेक्शन है, ठीक है, और एक संपन्न सेक्शन है, बहुत सारे, ठीक। ये तीन आपके संपन्न सेक्शन है और ये बैकवर्ड सेक्शन है। तो इन सबको आप इक्वल ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक। इनको थोड़ा सा आप जैक मैकेनिज्म देंगे कि आप हमने सीट रिजर्व कर दी, ठीक है, पार्लियामेंट में सीट रिजर्व कर दी, या फिर जैसे वुमन बैकवर्ड है, तो आप कहीं पे भी उनको रिजर्वेशन दे रहे हैं, जॉब में दे रहे हैं, बस में दे रहे हैं, कहीं भी आप रिजर्वेशन दे रहे हैं, एक जैक लगा के आप उनको अब इसके साथ इक्वल ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो ये जो रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है, आर्टिकल 14 से ही चालू हो जाती है आपकी, ठीक। ज़्यादा आप इसकी फिलॉसफी में ना जाएँ, एग्ज़ैक्टली आर्टिकल 14 में क्या लिखा हुआ है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, ठीक है। अब ये तो फिलॉसफी है पूरा, आर्टिकल 14, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ या लॉ, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। अब यहाँ से आपका काम चालू हो जाएगा आर्टिकल 15। ये आपका एग्जैक्टली बताता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है तो किस किस ग्राउंड पे, ठीक। तो ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ वर्क, ठीक है। पांच पांच चीजें दी हुई हैं, सात मत कर देना, ठीक, बिल्कुल याद रखना। इट इंश्योर्स दैट नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी और रिस्ट्रिक्शंस ओनली ऑन दीज ग्राउंड्स, ठीक है। ये चीजें बिल्कुल याद रखना, पांच जो है। देखो, फंडामेंटल राइट्स ना बिल्कुल आपको लाइन बाय लाइन आर्टिकल वाइज और क्या लिखा है वो एग्जैक्टली आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो आर्टिकल 14 आपका फिलोसफी है, आर्टिकल 15 में आपका किस बेसिस पे आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। आर्टिकल 16 आपका बात करता है अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो यहीं से आपका जो आती हैं चीजें, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब में जो ये सब चीज़ें होती हैं, उसके बारे में बात करता है, ठीक है। दिस प्रोविज़न गारंटीज़ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी, जैसे मैं जैक मैकेनिज़्म का आपको बताया कि अगर कोई एजुकेशनली बैकवर्ड है, ठीक है, सोशली अगर वो बैकवर्ड है, तो उसको हम एक जैक मैकेनिज़्म लगा के बाकी सबसे इक्वल ट्रीट करेंगे, ठीक। इक्वालिटी अपॉर्च्युनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट, ठीक है, employment or appointment. It prohibits discrimination in the matters only on the ground of religion, race, caste, sex, descent, place of birth and residence. ठीक है, अब देखो यहाँ पे ग्राउंड बदल गए, ठीक है। ये एक हो गया, ये दो हो गया, तीन, चार, पाँच, छह और ये सात, ठीक। ये सब चीजों को भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन इसमें नहीं करना है, तो यहाँ पे सात ग्राउंड है, और आर्टिकल 15 में आपके पांच ग्राउंड थे। बिल्कुल अच्छे से इसको याद रखना है आपको, ठीक है। यहीं से भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। नेक्स्ट है आपका इजी है, आर्टिकल
17 अनटचेबिलिटी। बिल्कुल ध्यान रखना, अनटचेबिलिटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। This provision abolishes untouchability and prohibits its practice in any form. It recognizes untouchability as a social evil. ठीक है, social evil है, and ensures the eradication of this discriminatory practice in Indian society. अगर ये क्वेश्चन आता है कि अनटचेबिलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, ठीक है, तो बिल्कुल भी नहीं, नॉट डिफाइंड, एनडी लिख देता हूँ, नोट में बना लेना, डिफाइंड नहीं है। वो जब केस जाएगा तब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि अनटचेबिलिटी क्या है क्या नहीं है। हाई कोर्ट भी कर सकता है उसको, सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट भी कर सकता है, तो डिफाइंड नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट इज एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, दिस प्रोविजन प्रोवाइड्स द स्टेट्स फ्रॉम कन्फरिंग टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। बिल्कुल ध्यान रखना, मिलिट्री और एकेडमिक। ठीक है, मिलिट्री में जैसे आपका कर्नल हो गया, ठीक है, जनरल, मेजर जनरल हो गया। एकेडमिक्स में आपका पीएचडी, डॉक्टरेट, जो भी आप लगा रहे हैं ऑन इंडिविजुअल। इट ऑल्सो मेक्स सर्टेन प्रोविजन रिगार्डिंग एक्सेप्टिंग एनी टाइटल प्रेजेंट emoluments ऑफिस फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट। ठीक है, तो ये आपका एबोलिशन ऑफ टाइटल, हेडिंग भी याद रखोगे तो इतना ही क्वेश्चन आप डीपली नहीं पूछता। ठीक है, तो आर्टिकल 16 याद रखना है आपको अच्छे से, आर्टिकल 15 याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल राइट टू फ्रीडम। ठीक है, आप नाम तो सुने ही होंगे, ऐसा आज तक ऐसा नहीं है कि आज तक नहीं पढ़े। बिल्कुल याद रखना, आर्टिकल 19 से 22। ठीक है, वो 14 से 18 था, ये 19 से 22। ठीक, तो इसमें 6 हैं टोटल, एक को हटा दिया गया, वो मैं आपको पहले बताया हूँ, अभी यहाँ देख लेंगे। तो 6 आर्टिकल हैं अंडर आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब कुछ याद ना रहे रहे नहीं रहे, ये तो याद रहता है। तो पहला फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है। इट दिस प्रोविजन ग्रांट सिटीजन टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस व्यू, ओपिनियन, बिलीफ। ठीक है, किसी भी टाइप का आप सोच रहे हो, स्पीच, राइटिंग, प्रिंटिंग, आप जो चाहे वो कर सकते हो। हाउएवर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड बाय द स्टेट ऑन सच ग्राउंड, पब्लिक ऑर्डर, डिफॉर्मेशन, इंसाइटमेंट और टू ऑफेंस। ठीक है, मतलब किसी को भड़काना, ये सब चीजों को हटा के आप बाकी सारी चीजें पीसफुली अगर आप करना है, ठीक है। देखो, एक्सट्रीम स्टेटमेंट आएगा तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। ठीक है, पीसफुली अगर आप काम कर रहे हैं तो सरकार आपको बिल्कुल नहीं रोकेगी, आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, इट इज कवर्ड अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच। एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आर्टिकल 352 लगता है, ठीक है, आर्टिकल 352 अगर थोड़ा सा ही पढ़े होगे तो ये है आपका नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बाद में पूरा कवर कर। नेशनल इमरजेंसी अगर लगता है, ये देश में या किसी भी पार्ट में लगता है, तो उसके अंडर आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। ठीक, आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा ही होगा। बाकी आर्टिकल को सस्पेंड करना है नहीं करना है, इसके लिए प्रेसिडेंट एक अलग से ऑर्डर निकालेगा। ठीक है, लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी लगी तो आर्टिकल 19 अपने आप सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखो, बाद में जब फिर से नेशनल इमरजेंसी कवर करूंगा तो अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फ्रीडम ऑफ असेंबली। ठीक, पहला स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया, दूसरा असेंबली। आप बिल्कुल पीसफुल विदाउट आर्म्स, ऐसा नहीं कि गन लेके खड़े हो गए, ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, प्लीज असेंबली पीसफुल विदाउट आर्म्स, आप बिल्कुल खड़े हो सकते हैं किसी पब्लिक प्लेस में। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, ठीक, टेक आउट प्रोसेशन, बट डज नॉट इंक्लूड राइट टू स्ट्राइक। ये आ चुका है, तो याद रखना, राइट टू स्ट्राइक आप नहीं कर सकते। एक वो होता है आसमा, ठीक है, ये भी अगर जैसे इंपॉर्टेंट सर्विस हो गई, जैसे डॉक्टर हो गया, गवर्नमेंट डॉक्टर हो गए, या फिर रेलवे हो गया। ठीक है, ये सब अगर यहाँ पे अगर आप जॉब में हैं तो अगर आसमा लगा दिया, ठीक है, एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट, ये अगर लगता है तो आपको ड्यूटी में वापस जाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पब्लिक ऑर्डर डैमेज होता है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। आप ग्रुप बना लो, व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, चाहे कोई ग्रुप बनाओ, यूनियन बना लो, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लो, enabling them to collective pursue common interest of goal. However, reasonable restriction can be imposed in the interest of public order, morality and sovereignty and integrity of India. ठीक है, इंडिया के अगेंस्ट कोई काम नहीं करना है आपको। बाकी आपको जो यूनियन बनाना है, ठीक है, किसी फॉर्म में, देखो बहुत सारे समाज रहते हैं, आप समाज में एसोसिएशन बना लो, आपके फ्रेंड्स का यूनियन है, ठीक है, ये सब आप आराम से कर सकते हो। तो इस देखो, अब आर्टिकल का सीक्वेंस बिल्कुल याद रखना, पहला है आपका ए में जो है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरे में असेंबली, ठीक है, तीसरे में फिर ए, दैट इज एसोसिएशन। नेक्स्ट देखते हैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। बिल्कुल घूमने उमने जाते हो आप, कहीं भी जा सकते हो। कुछ चीज़ें रहती हैं, इनर लाइन परमिट के अंदर कुछ एरियाज हैं, वहाँ पे आप नहीं जा सकते।
अब ऐसा नहीं कि वो अंडमान निकोबार में निकोबार का जो आइलैंड है, वहाँ पे सेंटिलीज आइलैंड वहाँ पे जो अमेरिकन गया था, ठीक? तो वो सब चीज़ें बैन हैं, जहाँ पे स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है किसी ट्राइब को, ये सब में आप नहीं जा सकते। बाकी आपको मूवमेंट का राइट टू मूवमेंट है, ठीक है? थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब कहीं पे दंगे हो रहे हैं, वहीं जा रहे हो, तो वैसे चीज़ें रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन आप बिल्कुल लगा सकते हो। सबसे वीक आर्टिकल है ये, कभी भी कुछ होगा, इसको बिल्कुल हटा दिया जाता है, ठीक है? ग्राउंड ऑफ इंटरेस्ट, जनरल पब्लिक ऑर्डर, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है? यही मैं आपको समझा रहा था। सेंटिनलीज आइलैंड जो है, वहाँ पे जो मार दिए थे, ठीक है? वो सब चीज़ें देखेंगे, कवर करेंगे। फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, ठीक है? आप जहाँ चाहे आप घर मकान ले लो, रहने लग जाओ, ठीक है? रेसाइड एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ इंडिया अलाउइंग ज्योग्राफिकल मोबिलिटी एंड एक्सरसाइज इंडिविजुअल चॉइस इन डिटरमाइनिंग वन्स प्लेस ऑफ रेसिडेंस। नेक्स्ट है आपका फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, जो काम करना है करो, ठीक है? इंडिविजुअल हैव राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस ऑफ देयर चॉइस। Such certain restriction can be imposed in interest of general public order। अब आप एकदम कुछ गलत ही काम करने लग गए, वो सब अलाउड नहीं है। बाकी आप प्रोफेशन कोई सा भी प्रोफेशन कर सकते हो, ठीक है? तो ठीक है, एसोसिएशन देख लिए थे। अब ये आपका डी में मूवमेंट, ई में आपका रेसिडेंस और जी में आपका प्रोफेशन। इसके पहले एक जी भी था, ठीक है? 19(1) जी, एफ भी था, ठीक है? एफ में आपका दिया हुआ है कि आपका राइट टू प्रॉपर्टी इसमें भी था, और उसको भी आके 300 ए में डाल दिया, ठीक है? 31 उसको भी डाला गया है, या प्रॉपर्टी को भी 300 ए में डाल के लीगल राइट बना दिया। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखो, मैं आपको बताया नेक्स्ट के बारे में, एनई के बारे में बताया, मतलब आर्टिकल याद कर लेना, आर्टिकल 352, ये 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट, 2 हो गया, 356 हो गया। 356 जब लगेगा, वो 365 से ही पावर उठाता है, ठीक? देखेंगे वहाँ पे, और 360, ये आपका नेशनल इमरजेंसी, ये आपका प्रेसिडेंट रूल, और ये आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी खैर इंडिया में अभी तक लगी, ये लग चुकी है, और ये तो स्टेट में कई बार लग, ठीक है? तो अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है, ठीक? तो आपका मैं बताया आपको आर्टिकल 19 तो अपने आप सस्पेंड, ठीक है? बाकी के लिए आपको प्रेसिडेंट ऑर्डर करेगा, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आर्टिकल 352 लगा है, उसके बाद भी आर्टिकल 20 और 21 कभी सस्पेंड, कई बार क्वेश्चन, ठीक है? आर्टिकल 20 और 21 कभी भी सस्पेंड, ठीक? कितना भी एक्सट्रीम सिचुएशन, ठीक? देखते हैं इतना क्या इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं कर सकते। इट ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू द एक्यूज्ड पर्सन, वेदर सिटीजन, फॉरेनर और अ लीगल पर्सन। इट कंटेन्स 3 प्रोविजन इन दिस रिगार्ड। ये 3 प्रोविजन क्या-क्या इंपॉर्टेंट है? देखो, इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बता दिया कि आर्टिकल 20 और 21 कभी भी इमरजेंसी के केस में भी, तब आर्टिकल 352 के केस में भी सस्पेंड नहीं होंगे। अब इसका इंपॉर्टेंस देखो, ठीक है? पहला है आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन। देखो, लैंग्वेज टफ है, मैं बता रहा हूँ आपको, कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज ही टफ है, ठीक? इस कारण आपको अगर समझ जाते हो चीज़ों को अपनी टर्म्स में, तो बहुत अच्छा है। इसमें लिखा है रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन, ठीक है? लेजिस्लेशन तो हो गया कानून, ठीक? क्रिमिनल जो है, ठीक है, 2 टाइप के आपको वो केस होते हैं, क्रिमिनल हो गया और सिविल हो गया, ठीक है? क्रिमिनल मतलब मर्डर हो गया, मर्डर केस हो गया, जो भी चीज़ आप समझ रहे हो क्रिमिनल से, ठीक है? तो बहुत वाइड कोनोटेशन है वैसे क्रिमिनल का भी। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब उस डेट पे, ठीक? जैसे आप अगर याद रखोगे, निर्भया का जो केस हुआ था, ठीक है? उसमें एक माइनर भी था, और उसको बाद में रिलीज़ कर दिया गया था, ठीक है? नो डाउट ही वाज़ गिल्टी, और ज़्यादा ऑफेंस उसी ने किया था, बट उसको रिलीज़ कर दिया गया था, क्योंकि उस टाइम पे माइनर के लिए रेप केस में क्रिमिनल लेजिस्लेशन उस लेवल पे नहीं था, ठीक है? मतलब माइनर की एज को बाद में पॉस्को लगा के कम किया गया, ठीक? तो अब इसमें देखते हैं, एनी इंडिविजुअल कैन बी कन्विक्टेड ओनली फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट। मतलब जब एक्ट हुआ है, उस डेट में जो लॉ है, उस डेट में जो लॉ है, उस पे ही उसको सज़ा मिलेगी, ठीक है? ऑल्सो द पर्सन कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी ग्रेटर दैन दैट प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट। जो दिया हुआ है उस दिन, उस दिन जो एक्ट में लिखा हुआ है वही होगा। उससे बाद में आप बदल के पुरानी मतलब
पुराने क्राइम को उसमें सजा नहीं दे सकते। ये सिर्फ क्रिमिनल केस के लिए वैलिड है, नॉट फॉर सिविल, याद रखना, नॉट फॉर सिविल। ठीक है, सिविल केस में अगर पनिशमेंट को चेंज किया गया तो रेट्रोस्पेक्टिवली होता है वो। ठीक है, पीछे पीछे जाके आप उसको पनिशमेंट मान सकते हैं, लेकिन क्रिमिनल केस में ये नहीं होगा। जो उस दिन का कानून है उसी में आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल पहला स्टेटमेंट याद रखना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन, आर्टिकल 21, मतलब 20 का 1 या ए जो लेना है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपैरिडी। ठीक, अब देखते हैं आर्टिकल 22। A person cannot be tried, punished again for an offense for which they have already been either acquitted or convicted। ठीक है, एक ही क्राइम के लिए उसको दो बार सजा नहीं हो। ठीक है, सेम ऑफेंस के लिए। ठीक है, सेम ऑफेंस के लिए आप उसको दो बार कन्विक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, नो डबल जियोपैरिडी, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये वर्ड भी आप याद रखना। ठीक है, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट वनसेल्फ। ठीक है, खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। आप कोई भी मूवी देखे होंगे तो पुलिस जो गवाही लेती है, ठीक है, आपको पुलिस ने डिटेन करके रखा है और वहां पे जो आप गवाही देंगे वो कोर्ट में मान्य नहीं है उसी चीज को। ठीक है, अब आप कोई सी भी मूवी देख लें, ठीक है, तो उसमें ये रहता है, ये दृश्यम 2 में भी उसने कन्विक्ट कर लिया था अजय देवगन ने, बाद में जाके बोल दिया कि नहीं, मेरे को फोर्सफुली ये सब करवाया गया है। ठीक है, तो वो पावर जो उठा रहा है ये स्टेटमेंट का, वो है आर्टिकल 20 का 3। ठीक, ठीक है, तीनों चीजें समझ में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सस्पेंड नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, आर्टिकल 21, this provision guaranteed that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law। ठीक है, दिस राइट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन। अब देखो वो यहाँ बोल रहा था, बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, एंड सर्व्स एज कॉर्नरस्टोन्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। देखो बहुत वाइड कोनिटेशन है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ का। ठीक है, लाइफ विद डिग्निटी, या फिर आप ले लो एनजीटी। ठीक है, एन टी 2010 में बना है, ठीक, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो ये भी आपका हेल्दी इन्वायरमेंट भी चाहिए आपको रहने के लिए। ठीक है, पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए, आपके आसपास ज़्यादा साउंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा एयर पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में। ठीक है, तो इसका बहुत वाइड कोनोटेशन है और इन चीज़ों को जैसे कुछ भी आता है, जैसे अभी क्वेश्चन आया था, राइट टू मैरी ऑफ वंस चॉइस। ठीक है, अपनी पसंद की अगर शादी करना है, ठीक है, तो ये कौन से आर्टिकल में आ जाएगा, आर्टिकल 21। ठीक है, जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है और वो पूछा कि किस आर्टिकल में दिया हुआ है, तो सब कुछ आप आर्टिकल 21 में डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत वाइड कवर करता है। ठीक, नेक्स्ट है आर्टिकल 21 ए। एक देखो ये ध्यान रखना, बार बार मैं पॉलिटी में ये बात बताऊंगा, कोई भी ए बी सी अगर लगता है तो ये बाद में ऐड किया गया है। ठीक, ये भी देख लो, राइट टू एजुकेशन, बिल्कुल सिंपल सी बात है। दिस प्रोविजन गारंटीज राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, एज याद रखना 16 से 6 से 14। इट मैंडेट्स स्टेट टू प्रोवाइड एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, इंश्योरिंग दैट एवरी चाइल्ड हैव अपॉर्चुनिटी टू रिसीव एजुकेशन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। दिस प्रोविजन वाज एडेड बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। ठीक है, वो यूट्यूब में देखोगे तो स्कूल चले हम वाला वो गाना आता था बार बार। ठीक है, उसी टाइम का है ये। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक, तो अपन क्या क्या देख चुके हैं आर्टिकल, देखो इक्वलिटी तो ठीक है, 19 भी देख लिए, ठीक है, फ्रीडम वाला भी देख लिए। उसके बाद 20 देखिए, क्रिमिनल वाला था। 21 देखिए, राइट टू लाइफ था। अब ये है 22। ठीक है, थोड़ा सा रिलेशन है इनमें। ठीक, अब इसमें देखो क्या बोल रहा है, दिस प्रोविजन इंश्योर्स सर्टेन प्रोटेक्शन टू द पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड। ठीक है, इंक्लूडिंग राइट टू बी इन्फॉर्म। ठीक है, मतलब अगर आपको उठाया पुलिस ने तो उसको इन्फॉर्म करना जरूरी है, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, किस बिहाफ में उठा रहा है। ठीक है, ऐसे किसी को भी उठा के जेल में भरने वाला काम नहीं होगा। ठीक है, राइट टू कंसल्ट। ठीक है, मतलब आपको वकील दिलवाएगा, एंड राइट टू डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर। ठीक है, प्रैक्टिस आप वकील कर सकते हैं। राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट, ये जरूरी है। ठीक है, अगर आपको डिटेन कर रहा है तो आपको 24 आवर अरेस्ट में, अरेस्ट करने के 24 आवर के अंदर आपको
मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना ज़रूरी है। इट प्रिवेंट्स आर्बिट्रेरी डिटेंशन एंड इंश्योर्स फेयर ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल इन कस्टडी। ठीक है? तो ये भी आपका क्राइम मतलब जेल से रिलेटेड है। ठीक है? तो अब जनरली क्या किया जाता है, जैसे फ्राइडे को उठा लिया, ठीक है? अब कस्टडी में चाहिए। अब मंडे को उठाएगा तो ट्यूसडे तक उसको भेजना ही पड़ेगा मजिस्ट्रेट के पास। फ्राइडे को उठाया, सैटरडे पड़ गया, या सैटरडे को उठा लिया, बीच में संडे पड़ गया, ठीक है? तब तक वो निकलवा लेते हैं, जो उगलवाना है पुलिस उगलवा लेती है। जनरली वो सैटरडे का डिटेन अगर करेगा तो सैटरडे को करता है, ठीक है? अगर बड़े क्रिमिनल केस किसी को उठाता है तो, ठीक है? तो ये सब चीज़ें रहती हैं, बट उसको विदिन 24 आवर्स आप उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी है, और उसके रिलेटिव को भी इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। दैट इज़ गिवन इन द फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 22। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कंफ्यूजन होता है, ठीक है? आर्टिकल 23 और 24, 23 और 24 की बात कर रहा है। दिस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सेफगार्ड प्रोटेक्ट पीपल स्पेशली वनरेबल सेक्शन, ठीक है? अब ये जनरली ऐसा चीजें होती आई हैं पहले से भी, कि जो सोशली या इकोनॉमिकली वीक रहते थे या एजुकेशनली वीक होते थे, उनको एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था। बहुत सारी मूवीज़ में आप देख सकते हैं। जैसे केजीएफ में भी देखोगे, ठीक है? केजीएफ क्या, तो केजीएफ में भी क्या करता है, वो सबको गाँव से उठा के भर के ले जाता है और माइन्स में काम करवाता है। ठीक है? दैट इज़ एक्सप्लॉयटेशन, वल्नरेबल सेक्शन का एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो भारत में क्या, विश्व में बहुत जगह ये सब होता आया है, ठीक? तो उन सबको अवॉइड करने के लिए, ठीक है, कि एक सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये आर्टिकल को इंक्लूड किया है इन फंडामेंटल राइट्स। कि इसमें 2 चीज़ें हैं। पहला, आर्टिकल 23 बोलता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, ठीक है? तो पहली चीज़ आपका ह्यूमन बीइंग और फोर्स्ड लेबर को अवॉइड करने के लिए बात, ठीक है? प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। इट मेक्स सच एक्ट्स पनिशेबल ऑफेंस, ठीक है? बाकी वेज-वेज का हम डीपीएसपी में देखेंगे क्या है। नेक्स्ट जो है आपका प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज़। अब देखो, बार-बार ये कन्फ्यूज़न होगा। एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज़ की अगर बात आएगी, तो आर्टिकल ऑप्शन में जो देगा ना, वो 23 और 24 दोनों देगा। तो बिल्कुल यहाँ पे क्लियर कर लो, 23 आपका फोर्स्ड लेबर की बात कर रहा है और 24 आपका चाइल्ड लेबर की बात कर रहा है। ठीक है? इट दिस प्रोविजन प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14, ठीक है, इन एनी फैक्ट्री माइन और हैजार्डस एक्टिविटीज, हाउएवर इट डज नॉट परमिट, याद रखना एक्सट्रीम स्टेटमेंट लिखेगा वो, ठीक है, डज नॉट प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट इन एनी हार्मलेस और इनोसेंट वर्क, के लिए वो नहीं कर रहा है। अब सुबह पेपर आप पेपर बांटने जा रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हार्मफुल जहाँ पे हेल्थ को खतरा है या जान को खतरा है, वहाँ पे आप डिप्लॉय नहीं कर सकते। ठीक है? इस कारण कहीं भी आप होटल-वोटल में जाते हो तो एकदम चाइल्ड लेबर के लिए स्ट्रिक्टली वहाँ पे बोर्ड लगा होता है। ठीक? तो अभी यहाँ तक कवर करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट में आगे के आर्टिकल, आपका रिलीजन जो है, ठीक है? माइनॉरिटी वाला जो एक्ट है और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ वाला है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम कवर